नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। आज की क्लास के अंदर जो संख्याओं के बारे में है ना, बहुत संख्या पद्धति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा टॉपिक हम कवर नहीं करते हुए केवल संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ अलग अलग परीक्षाओं के अंदर जो हमारे प्रश्न बने, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम रहा है, चाहे आरएएस का एग्जाम रहा है, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, महिला पर्यवेक्षक की बात करें, रीट लेवल 1 लेवल 2 की बात करें, वहां से जो प्रश्न आपके बनकर के आए हैं उन प्रश्नों को समावेश करते हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग संख्याओं के रूप में हल करना चाहते हैं। तो देखिए सर, हमारा जो प्रश्न है, यदि एक्स वाई जेड प्राकृत संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है तो उसके विभिन्न हलों की संख्या कितनी है। और जब आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो है आपका आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा गया, आरएस प्री का प्रश्न है, ठीक है ना, केवल नंबर से रिलेटेड रखता है। एक्स वाई जेड प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर से है और संख्याएं किस प्रकार से हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के बराबर में है, तो ऐसे एक्स वाई जेड के कितने मान संभव हैं। तो चलिए सर, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड के मानों के अंदर अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं आपका कि भाई 1, 1 और 4 इस प्रकार की हमारी संभावना हो सकती है जब इनका योग कितना हो, 6 के बराबर है। ठीक है सर। अब देखिए यहां पर ये 3 प्रकार की स्थितियां बनने वाली है। ठीक है, अगर आप क्रमचय संचय को जानते हैं तो उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय रिपीट हो रहा है वो फैक्टोरियल 2 के रूप में। और नहीं तो आप सीधा सोच सकते हैं कि पहली स्थिति में 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, ये स्थिति जो है पहली बनने वाली है जिसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे। तो पहली स्थिति में 3 संभावनाएं आपकी बनती है जब 1, 1, 4 मिलकर के आपका योग कितना होता है, 6 होता है। और देखें सर, 1, 1, 1 मिलकर के 4 कब होगा, जब दूसरे प्रकार की स्थिति जहां पर 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाए, यानी x का मान भी 2 हो, y का मान भी 2 और z का मान भी 2 है, तो टोटल आपका ये 6 हो जाएगा। और तीसरे प्रकार की संभावना क्या बनेगी, जब 1, 2 और 3 की स्थिति बने, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका 6 होगा। तो ये ऐसी कुल मिलाकर कितनी स्थितियां ये आपको देखनी पड़ेगी। 1, 2 और 3 का योग 6 जो स्थितियां हैं, इसके अंदर x का मान 1 है, y का मान 2 है और z का मान 3 है। तो चलिए 1 को फिक्स रखते हुए इनको इंटरचेंज करता हूं, y का मान 3 करते हुए z का मान 2 करें तब भी योग 6 है। 1 के स्थान पर अगर 2 लेता हूं तो यहां पर 1 प्लस 3 ऐसा कर सकता हूं, 2 को फिक्स रखते हुए 3 प्लस 1 ऐसा कर सकता हूं, 3 को x का मान फिक्स करते हुए 1 प्लस 2 ऐसा कर सकता हूं और 3 फिक्स रखते हुए 2 प्लस 1 ऐसा कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर के 6 स्थितियां बनी। तो आपका प्रश्न कह रहा है विभिन्न हलों की संख्या कितनी है, यानी एक्स वाई जेड के अलग अलग प्रकार कितने प्रकार से परिणाम संभव है। तो आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है, तो पहली स्थिति के अंदर जो परिणाम बना अगर उसको गिनता हूं तो 1, 2, 3, 4, है ना, इसी प्रकार से ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी कुल मिलाकर के 10 प्रकार से ऐसा मान संभव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न के बारे में। अनवसानी आवर्ती संख्या। देखिए सर, यहां जो शब्द है अनवसानी, अनवसानी का मतलब आवर्ती संख्या है और यह अनवसानी शब्द जो होता है वो अशांत के लिए यूज किया जाता है। तो अपनी जो स्थिति है अनवसानी का मतलब अशांत और ये आवर्ती शब्द हो गया। तो अशांत आवर्ती जो संख्या है 0.123 बार, इसका मान किसके बराबर है, ये कौन सी भिन्न है। और आप ये निश्चिंत रहें कि जो भी क्लास के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, हो सकता है चूंकि संख्याएं हैं, सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा के लिए हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्नों में से कोई प्रश्न हो सकता है परीक्षा में आ जाए, उपयोगी आपके रहने वाले हैं। तो चलिए आप बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न रूप में व्यक्त करना, 0.1, 2 और 3 के ऊपर बार। चलिए सर, मैं इसको डायरेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रोसेस की बात आपके साथ में नहीं कर रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। डायरेक्ट करते समय आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि जो संख्या, देखिए हर को लिखते समय आप केवल और केवल दशमलव के राइट को देखेंगे। दशमलव के राइट को देखने पर आपको 3 अंक दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। इसमें से कितने अंक ऐसे हैं जिस पर बार है, तो 1 अंक ऐसा है जिस पर बार है, इसलिए 1 9 रहेगा। 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है, इसलिए 2 0 रहेंगे। पूरी संख्या क्या रही, पूरी संख्या रही 123 और उसमें से बार से पहले वाला 12 हम लोग कम कर देंगे। वापस से ध्यान दीजिए, दशमलव के राइट में 3 अंक, तीनों के ऊपर 3 में से 1 के ऊपर बार है, इसलिए 1 9, बाकी के 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है,
2 जीरो। पूरी संख्या लेफ्ट राइट दशमलव बार हटाते हुए पढ़ेंगे तो 123, और बार से पहले 12 को कम करना, तो ये परिणाम क्या रहा, 123 में से 12 घटाने पर 111/900। ये 3 के पहाड़े से हम लोग काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 7 21, 3 के पहाड़े से काटने पर 300। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, 37/300। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो चलिए सर, आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो साथ साथ में इसको हल करें। हो सकता है आप में से, है ना, कि जो हल कर रहे हैं उसके पहले आपने हल कर लिया हो। बढ़े आगे। प्रश्न देखिए कितना आसान सा है। 1,01,01,101 को अंकीय रूप में लिखना है। और जब आप बात करते हैं, है ना, भारत की जो पद्धति है संख्याओं को लिखने की, उसके अंदर यहाँ पर 3 अंक होते हैं सर, और ये 3 अंक जो हैं वो इकाई, दाही और सैकड़ा है। ठीक है, इकाई है, दहाई, टेंथ प्लेस, और ये आपका सैकड़ा है। 3 अंक ऐसे होते हैं। ठीक है, इंडियन पद्धति की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हजार की बात होती है, और हजार में 1000 और 10,000 इस प्रकार से होता है। हजार के बाद में जो है लाख की बात होती है। लाख में भी 2 स्थितियाँ होती है, 2 लाख और 10 लाख, और उसके बाद में है लाख के बाद करोड़, जिसमें करोड़ और 10 करोड़ होता है। तो अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, 1 करोड़, ध्यान देना। तो 1 करोड़ को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर 01 के रूप में लिखूंगा। अब चूंकि शुरुआत 0 से हो रही है तो उसका अभिप्राय नहीं है, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में 1 लाख। अब इस 1 लाख को लिखूंगा तो 2 अंकों में 1 लाख को ऐसा लिखूंगा सर, 01, क्योंकि अब 1 0 करूंगा 10 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख ही लिखना है मुझे। तो पहला 0 और दूसरा 1। 1000, तो हजार में भी 2 अंकों के अंदर 1000 ही है, तो इसलिए 1000 हो गया। और 101, तो 101 इस प्रकार से। तो ये कुल मिलाकर के संख्या आपकी लिखी जाएगी, जिसके अंदर इनिशियली आप 0 को छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच वाले 0 आपके रहने वाले हैं। 101, फिर 01, 101। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है। इसको आप देख सकते हैं, 101 011 01, 101 011 01। इस प्रकार से आप 1 करोड़ 1 लाख 1001 को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि संख्याओं में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, बड़ा छोटा। तो अब संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी पूर्णांकों की बात की जाती है, ध्यान दें, अगर यहाँ पर 0 है तो 0 के राइट के अंदर सब धनात्मक संख्याएं होती है। 1 2 3 इस प्रकार से आपका परिणाम होता है ना, 1 2 3। जैसे जैसे राइट में बढ़ेंगे संख्या बड़ी बनती रहेगी, जैसे जैसे लेफ्ट के अंदर जाएंगे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, संख्या छोटी होगी। यानी ये जो क्रम रहता है आपका, छोटी से बड़ी का क्रम रहा करता है। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर छोटी से बड़ी संख्या आती है। अब देखें यहाँ पर जो हमारी संख्या है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज धनात्मक संख्या जो भी रहेगी वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी है। इसका मतलब ये आंसर तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि -16 नेगेटिव नंबर +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अब देखते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और नेगेटिव नंबर्स के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही लेफ्ट के अंदर आने वाला है। जैसे अगर नंबर लाइंस की बात करूंगा मैं, फिर से यहाँ पर 0 लिख देता हूं मैं, उसके बाद -1, जैसे जैसे यहाँ जाएंगे -5, -10, -15, इस प्रकार से। यानी जैसे जैसे लेफ्ट के अंदर जाएंगे नंबर्स तो आपको दिखने में बड़े दिखेंगे, लेकिन नेगेटिव है तो वो बेसिकली छोटे नंबर होते जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें, -16 और -15 की स्थिति क्या है कि -15 यहाँ और -16, तो -16 छोटा है -15 के कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पर बड़ा निशान है, तो ये उत्तर भी नहीं आया। -16 बड़ा है -20 से, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जब आप नंबर्स लाइन के ऊपर देख रहे हैं तो -16, उसके बाद -17, -18, -19, -20। तो जैसे ही आप लेफ्ट के अंदर जा रहे हैं तो आपके नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं, तो -16 -20 से बड़ा है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखिए, जो नंबर जितना बड़ा है लेकिन माइनस का चिन्ह अगर लगा है तो उतना ही छोटा होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के बाद में। संख्या 35.507 35.507 की बात कर रहा है। इसका विस्तारित रूप क्या है। जब आप इसको एक्सपेंड फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो बताइए 35 को क्या लिखने वाले हैं, 35 को आप लिखने वाले हैं 30 + 5। तो 35 को तो ऐसा तोड़ना है, और दशमलव के बाद जो संख्या तोड़ी जाएगी वो इंडिविजुअल आपको लिखनी होगी, और इंडिविजुअल में 10, 100, 1000, 10,000 का भाग देते हुए लिखनी होगी। तो जैसे दशमलव के बाद का पहला अंक है
ये 5/10 लिखना है। दशमलव के बाद का दूसरा अंक है उसमें 100 का भाग देना है। दशमलव के बाद का तीसरा अंक है उसमें ऐसे 1000 का भाग देना है। तो आपकी संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो मुझे बताइए इसका मान जब 0/100 है तो इसको लिखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो आपका रिजल्ट क्या रहा? विस्तारित रूप 30 + 5 5/10 प्लस 7/1000, ये आपके प्रश्न का विस्तारित रूप रहेगा। और जब मैं ऑप्शन को देखता हूं तो 30, 5, 5/10 और 7/100, 7/1000 है सर, है ना? 30, 5, 5/10 और 7/1000, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा सर। ठीक है ना? 7/1000 की बात है, 7/100 नहीं है। चलें सर आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर सी आपका रहने वाला है। आगे बढ़े, हमारा अगला प्रश्न है, इसको दशमलव रूप में आपको लिखना है। देखिए सर, हमारी संख्या है 90 + 9 + 9/10 प्लस 9/1000 प्लस 9/1,00,000, 5 जीरो है यहाँ पर, 3, 2, 5। तो चलिए सर, जिसमें बटे में 10, 100, 1000 है वो उतने ही क्रम पर लिखी जाने वाली संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा दशमलव के बाद जब पहला अंक है तो 10 का भाग है, दूसरा अंक है तो 100 का भाग है, दूसरा अंक है तो 2 जीरो, 100 का भाग, तीसरा अंक है तो 3 जीरो, है ना? इस प्रकार से जब मैं इसको देखता हूं तो 90 और 9 तो हो गया सर आपका 99। देखिए ये 1 जीरो है, यानी दशमलव के बाद का ये पहला अंक है 0.9। यहां पर 3 जीरो है, इसका मतलब ये दशमलव के बाद का तीसरा अंक है, तो दूसरा अंक 0 और तीसरा अंक ये 9। और यहाँ पर 5 जीरो होने का मतलब है ये दशमलव के बाद का 5वां अंक है, तो दशमलव के बाद का चौथा अंक 0 और 9। आपके प्रश्न का आंसर क्या रहा? 99.909009। ठीक है ना? तो ये स्थिति हो गई 99.90909। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो ये बहुत आसान से आपके प्रश्न है। संख्याओं के ऊपर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में पूछे गए, उसके बारे में हमने बात की है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम आप समझते हैं सर? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसको पहचानने की आवश्यकता है। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटे क्रम में आपको लिखना है। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। तो अब चलिए जो 4 संख्या है उसके बारे में देखते हैं। पहली संख्या हमारी है 420356 दूसरी संख्या हमारे पास में है 4203,657। देखिए एक काम, संख्याएं तो बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही है, लेकिन उन संख्याओं के पहले 4 अंक जो हैं आपको एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देखने में भी आपको आसान हो गया। चौथा है 42033675। तो मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 4203। ये तो सारे स्टार्टिंग सबकी सेम है, तो अब आपको आखिरी के 4 अंकों को देखना है सर। 4203 के बाद 567 हो गया, और यहाँ पर 4203, भाई यहाँ पर जो है ना ये 33 नहीं है सर। 4203 सही है, यहाँ पर क्या गड़बड़ की फिर हम लोगों ने? चलिए देख लेते हैं सर। यहाँ पर एक अंक है 4203,657 है, 420333 है ना, 33756 है, और 42033675 है। तो चलिए सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो पता लगा कि यहाँ पर कि ये सबसे बड़ी संख्या जिसमें 3756 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, है ना? तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगी सबसे बड़ी। उसके बाद में यहाँ पर 3675, ये देखिए ये है 3756। उसके बाद में पहले नंबर पर ये लिखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये लिखना है। उसके बाद जब तीसरे नंबर की बारी आएगी तो तीसरे नंबर पर आपको इसको लिखना है, 657 की बात करनी है, और उसके बाद अगले नंबर पर 567 की बात करनी है। तो चौथा क्रम। तो बड़े से छोटे क्रम की बात जब करेंगे तो तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर होगा। यहां पर केवल समझना यह है अवरोही का मतलब बड़े से छोटा क्रम है। चलिए सर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपके दिमाग में एक अभाज्य संख्या है, कथन आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, एक न तो अभाज्य संख्या है न संयुक्त संख्या है। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। दो अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कथन भी आपका गलत हो गया, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। तीसरा, एक संयुक्त संख्या है तो एक संयुक्त संख्या भी नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है।
तो जब 3 ऑप्शन आपके अगर गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, ये बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है P, Q और R अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि P इज लेस देन Q इज लेस देन R इज लेस देन 13। ठीक है, P प्लस Q प्लस R भी कितने प्रकार से अभाज्य संख्या होगी? चलिए सर, है ना, बीच के अंदर बहुत आसान आसान से प्रश्न आ गए, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न और अच्छा सा हम लोगों ने कोशिश करी कि P प्लस Q प्लस R कितने प्रकार से अभाज्य संख्या होगी। तो अब आपको देखना है P Q R के पैर कितने होंगे। अब आपका प्रश्न ये कह रहा है P Q R 3 संख्याएं हैं, P सबसे छोटी है, Q उससे बड़ी है, R उससे बड़ी है, लेकिन ये सभी संख्याएं 13 से छोटी है। तो मैं बात करूंगा 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। 13 से छोटी अभाज्य संख्या। अब देखिए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं P Q R अभाज्य संख्या कब कब हो सकती है, ऐसे कौन से पैर बन सकते हैं। तो चलिए देखें अपन, तो यहां पर अगर मैं देखूं छोटे से बड़े क्रम के अंदर, तो देखिए संभावनाएं क्या क्या बन रही है। संभावना में 2 3 5 हो सकता है, संभावना में 2 5 2 3 और 7 ऐसा हो सकता है, 2 3 और 7। उसके बाद में 2 3 और 11 हो सकता है, फिर 2 5 और 7 हो सकता है, 2 5 और 11 हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में 2 7 और 11, ये सारी संभावना है कि भी किस क्रम में, लेकिन ध्यान रखना P सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटी लेफ्ट के अंदर होनी चाहिए। तो 2 के साथ में तो ये पैर आपके बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखें 3 5 और 7 का एक पैर, 3 5 और 11 की अगली स्थिति होगी, 3 5 7 हो गया, 3 5 11 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 7 और 11 की अगली संभावना, ठीक है। अब 3 वाली संभावना अपनी समाप्त हो जाती है सर, क्योंकि 3 5 7 3 5 11 3 7 11। ओके सर। अब देखिए 5 के साथ में, तो 5 के साथ में एक ही संभावना, 5 7 और 11। अब आपका प्रश्न कह रहा है P प्लस Q प्लस R अभाज्य संख्या कितने प्रकार से हो सकती है। तो इधर देखें 11 और 7 18, 18 और 5 23, ये आपकी अभाज्य हो गई। एक संभावना तो ये है जिसके अंदर 5 7 और 11 का पैर बना, 7 और 5 12 और 3 15, इसका योग 15 हो गया, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगी। 3 और 5 8, 8 और 11 19, ये आपकी अभाज्य बनती है क्योंकि 19 अभाज्य हो गई। 7 और 3 10 और 11 21, इसमें 3 का भाग चला गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 3 8 और 2 10, ये अभाज्य नहीं रही। 7 और 3 10 और 2 12, अभाज्य नहीं रहेगी। 11 और 3 14 और 2 16, अभाज्य नहीं है। 7 5 12 और 2 14, ये भी अभाज्य नहीं है। 2 और 5 7 और 11 18, ये भी अभाज्य नहीं है। 2 7 9 और 11, ये 20, ये भी अभाज्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभाज्य संख्या होने की केवल और केवल कितनी संभावनाएं? 2 ही संभावना बनेगी, जो 13 से छोटी अभाज्य संख्याओं में 1 3 5 और 11, ठीक है ना, यहां पर। और दूसरी संभावना 5 7 और 11 की बनेगी। तो 2 ही संभावनाएं जिसमें P Q R का योग अभाज्य हो। ऑप्शन नंबर 1 पहले आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, इस संख्या का परिमेय रूप क्या है। देखिए हमारी संख्या क्या है, 0.2 5 6 5 6 5 6 और इस प्रकार का रूप है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार है, यानी 5 6 पर बार है। और चलिए अभी जैसे इस क्लास के अंदर ही बात हमारी हुई, ठीक ठीक उसी प्रकार से इसको हल करना है। दशमलव के केवल राइट को देखना है हर को लिखते समय, और दशमलव के जब राइट को देखा हर को लिखने के लिए, तो 3 अंक दिखे, 3 में से 2 अंकों पर बार है इसलिए 2 9 रहा, 1 अंक पर बार नहीं है इसलिए 1 0 रहा। पूरी संख्या 256 रही और उसमें से 2 को कम कर देंगे, और तो पोजीशन हमारी क्या रही, 254/990। अगर आवश्यकता हो तो इसको काट लें, लेकिन मेरा जो उत्तर है वो बगैर काटे हुए 254/999 के, 1 मिनट सर, 254/990 है सर, 254/990 990, ऑप्शन नंबर ए है सर, है ना। ये चाहते तो हम काट सकते थे, लेकिन जो ऑप्शन है उसी आधार पर अपना आंसर 254/990, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्याओं की पहचान किस प्रकार से करनी है उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 353 के लिए।
अभाज्य संख्या की पहचान का जो हमारा तरीका होता है, उस तरीके में हम सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं, एक क्रम के साथ में लिखते हैं। सारी की सारी अभाज्य संख्याएं एक निश्चित क्रम से आपको लिखना है और उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है जिसका वर्ग इससे छोटा है। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद में 3, 5, 7, ये सारी अभाज्य संख्या लिखूंगा। 11 का स्क्वायर 121 छोटा है, 13 का स्क्वायर 169 ये भी छोटा है। उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो 13 के बाद 17 का स्क्वायर 289 छोटा है, 19 का स्क्वायर 361 इससे बड़ा हो गया। तो जब अभाज्य संख्या जिसका वर्ग इस संख्या से बड़ा हो उसको आपको नहीं लिखना है, उसके पहले वाली सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उसके द्वारा भाग लगा करके चेक करना है। अगर किसी का भी भाग चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आप इसको देखते हैं, चूंकि ये संख्या विषम है, 2 का भाग नहीं जाता है। अंकों का योग 3, 5, 8 और 3 11, 3 का भाग नहीं गया। इकाई 3 होने पर 5 का भाग नहीं गया। 7 का भाग 7 पंजा 35, भाग 7 का नहीं गया। 11 तिया 33, 2 3 23, 11 का भाग नहीं गया। 13 की बात 13 दूना 26, पीछे रह जाएगा सर 9 3 93, 13 का भाग 93 में नहीं गया। 17 का भाग 17 दूना 34, 1 3 13 का भाग नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये 353 आपकी अभाज्य हो गई, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, केवल इसी प्रकार से आपको इसको चेक करना है। अब देखो 163 के अंदर बात करते हैं तो 2 3 5 7 तो लिख ही देता हूँ सर मैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 2 डिजिट है। 7 के बाद 11, 11 का स्क्वायर 121 अभी छोटा है, 11 लिखना पड़ेगा। अगली संख्या 13, 13 का स्क्वायर 169 169 बड़ा हो गया, तो 13 भी मुझे नहीं देखना। चलिए सर विषम संख्या 2 का भाग नहीं गया। 6 3 9 और 1 10, अंकों का योग 10 होने पर 3 का भाग नहीं गया। 5 की बात करता हूँ, इकाई का अंक 3 होने पर 5 का भाग नहीं गया। 7 का भाग 7 दूना 14, 2 3 23, 7 के पहाड़े में 23 नहीं आता, 7 का भाग नहीं गया। 11 का पहाड़ा 11 एकम 11, ठीक है, पीछे बच गया सर यहाँ पर 5 3 53, 11 का भाग नहीं गया। इसका मतलब 163 भी कैसी है, यह आपकी अभाज्य संख्या है। चलिए 509 के बारे में बात करते हैं, इसको चेक करते हैं सर। देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद में 11 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, कि 19 जो है 361 है। 19 के बाद में अगली संख्या जो है वो आपकी 23 है। अब देखिए सर 23 का स्क्वायर कितना है, तो 23 का स्क्वायर आपके दिमाग में आना चाहिए कि 23 का जो स्क्वायर रहेगा वो 3 तिया 9, 6 6 12 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 529। ध्यान दीजिए, तो 529 इससे बड़ा हो गया, तो मुझे 23 का कोई रूल नहीं है, 23 को नहीं लेना है। यानी केवल और केवल वो संख्या ली जानी है जिसका वर्ग, केवल वो अभाज्य संख्या ली जानी जिसका वर्ग 509 से छोटा है। तो चलिए 2 का भाग नहीं जाता है, 9 और 5 14, 3 का भाग नहीं गया। 5 का भाग देखा, इकाई का अंक 5 नहीं होने के कारण, 0 नहीं होने के कारण भाग नहीं गया। 7 का पहाड़ा 7 बार 49, 1 9 19 में नहीं गया। 11 चौक 44, 4 9 49 में नहीं जाता है। 13 का भाग 13 तिया 39 है ना, और उसके बाद में 11 9 119 में 13 का भाग नहीं गया। 17 का भाग 17 दूना 34, 16 9 169, 17 के पहाड़े में नहीं आता है। 19 का भाग 19 दूना 38, 12 9 129 में 19 का भाग नहीं गया। इसका मतलब ये भी अभाज्य है। और आपका प्रश्न कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब कह रहे हो कि ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये नहीं है, तो निश्चित रूप से ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि पहले वाली 3 अभाज्य संख्या हो गई। तो अभाज्य संख्या नहीं कौन सी है, वो ऑप्शन नंबर चौथा हो गया, ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे सर, तो इसके अंदर 11 का भाग लगता है। आप चलिए इसको चेक कर सकते हैं, 11 का भाग लगाएंगे तो 11 का भाग 8 बार 88, पीछे रह जाएगा 9, 9 और 9 99 में, 11 9 99। इसका मतलब अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि संख्या 417 A324 3 से पूर्णतया विभाज्य है, इसमें 3 का अगर भाग जाता है तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। देखिए प्रश्न ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है ए के कौन कौन से मान संभव होंगे। तो मेरे दिमाग में 3 से भाजकता का नियम आना चाहिए, और 3 से भाजकता का नियम बहुत आसान है, 417A324 है ना। तो यहाँ पर 3 से भाजकता में अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए, और जब अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए तो देखिए क्या क्या संभावना बनती है। योग करेंगे 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21।
21 प्लस ए। अब मुझे बताइए ए के कौन कौन से मान पॉसिबल हैं। तो अगर मैं ए का मान 0 रखता हूं, क्योंकि यहां पर सवाल ने क्या कहा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है और पूर्ण संख्याओं का मतलब 0 शामिल होता है, इसको ध्यान देना। तो अगर ए का मान 0 रखूंगा तो 21 प्लस 0 21 होगा, भाग चला जाएगा सर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लिया आपका प्रश्न ऐसा होता 3 से विभाजित है तो ए के कितने मान संभव हैं, तो ए के कितने मान संभव हैं, उसमें ए का मान 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 9 है ना। तो ए के कुल 4 मान संभव हैं। कारण क्या है, 21 प्लस 3 24, 3 से विभाजित हो जाता है। 21 प्लस 6 27 में 3 का भाग लग जाता है। 21 प्लस 9 30 में 3 का भाग लग जाता है। तो इसका मतलब ए के 4 मान संभव हैं, ए के 4 मान संभव है, पहली चीज। नंबर दूसरी बात, अगर प्रश्न कह रहा कि ए की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में ए का मान 0 होगा। लेकिन अगर प्रश्न कहे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर की बात करें, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल पूर्ण संख्या के लिए सबसे छोटे में ऑप्शन नंबर बी रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 3.6 बार, 6 पर बार लगा है, 2.09 बार माइनस 5.2 बार प्लस 2.61 बार, इसका मान कितना है। तो चलिए सर, सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं बदलने की बात करते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद में एक अंक है, उस पर बार लगा इसलिए एक 9 आया। हर को लिखते समय केवल दशमलव के राइट को देखना है, एक अंक उस पर बार लगा इसलिए एक 9। पूरी संख्या 36 माइनस बार से पहले वाला 3 कम कर दें। इसी क्रम में दशमलव के बाद में 2 संख्याएं और दोनों पर बार लगा है इसलिए 2 बार 9 लिखा जाएगा। पूरी संख्या 209 में से बार से पहले वाला 2 कम कर दें, माइनस का निशान। दशमलव के बाद केवल एक अंक है और उस पर बार लगा इसलिए एक 9। पूरी संख्या 52 में से बार से पहले 5 कम कर दें। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों पर बार इसलिए 2 9। पूरी संख्या 261 में से 2 कम कर दें। तो चलिए सर, यहाँ पर स्थिति रहेगी 33/9 प्लस 207/99 माइनस 47/9 प्लस 259/99। अब चलिए इसको हल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और लसअप कितना बनेगा 99। 9 का भाग 99 में गया 11 बार और 11 का जब गुणा करूंगा तो 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 33 और 3 हो गया 36। 99 का भाग एक बार इसलिए कोई चेंज होना नहीं है 207, माइनस 9 का भाग 11 बार, 11 से गुणा करते हुए 11 का 7 से गुणा 77, हासिल लगा 7, 11 चौक 44, 44 और 7 हो जाएगा 51। प्लस कैलकुलेशन आप भी अपने स्तर पर देखना है और 259। तो चलिए सर, इसको जोड़ बाकी करते हुए मैं लिख देता हूँ इसका आंसर क्या रहा। 3 और 7 10 में से 7 गया 3 और 9 12, हासिल लग गया 1। 7 में से 1 गया 6, 6 और 5 11 का 1, हासिल लग गया 1। 4 और 2 6, 6 में से 5 गया 1 और 2 3, भाई 312/99। ठीक है ना, ये आपके प्रश्न का आंसर आ रहा है। लेकिन मुझे वापस अशांत आवर्ती रूप में इसको कन्वर्ट करना है। भाई अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे काटने का फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, और न इस प्रकार से परिमेय स्थिति के अंदर है। तो 312 में मुझे 99 का भाग देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 312 में जब मैं 99 का भाग देता हूं, सबसे पहले भाग गया 3 बार, तो 3 9 27, हासिल 2, 27 और 2 29, घटाने पर 15 रहा, पॉइंट लगने पर 150 हो गया, भाग गया एक बार, ये बच गया 99। यहाँ पर घटाने पर 1 और 5 51 हो जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट लग चुका इसलिए 0 लगाना है, भाग जाएगा अपना 5 बार, तो 5 बार भाग लगाने के बाद 9 पंजा 45, हासिल लग गया 4, 45 और 4 49। फिर से यहाँ पर घटाने पर आया 15, फिर लग गया आपका 0, ठीक है। तो एक बार भाग 99, फिर से वही परेड आपकी शुरू हुई है 51, 0 लगने पर आपका भाग जाएगा 5 बार, जो कि रहा 495, वापस से 15। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर देखो ये 15 बचा था, उसके बाद 51 बचा, फिर वापस 15 बचा, फिर 51 बचा, फिर 15 बचा, भाग एक बार 5 बार, एक बार 5 बार, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अप टू इन्फिनिटी जाने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.1
1 5 1 5 1 5 अप टू इन्फिनिटी, और इसको अशांत आवर्ती रूप में लिखेंगे तो 3.15 बार ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 5005 के। तो चलिए मुझे 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 5005 में सबसे पहले देखो किसका भाग जाता है, अभाज्य संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, तो मुझे 5 का भाग देना है। 1001 हो गया सर, 1001। अब मुझे बताइए 5 के बाद किसका भाग, तो अब आपको देखना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन आपके बहुत स्पष्ट रूप से 7 की बात भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है, उसके बाद 11 और 13 को भी चेक मुझे करना पड़ेगा। तो 7 का देख लेते हैं सर। 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 बिल्कुल जा रहा है भाग। तो 7 का भाग 7 एकम 7 3 बचने पर 0 पीछे 7 चौक 28 2 7 तिया 21। फिर से 7 का भाग इसमें जाएगा, नहीं 7 का नहीं जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है सर। 11 का भाग 11 एकम 11 3 11 तिया 33 और 13 का भाग गया। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 और 13, ये अभाज्य गुणनखंड है 5 7 11 और 13। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर है। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2.47 बार। चलिए जल्दी से कोशिश करें आप लोग इस प्रश्न को हल करने की, क्योंकि हम लोग इस प्रश्न को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से 0.05 बार ये किसके बराबर है। और आप आश्चर्य करेंगे सर ये स्कूल लेक्चरर की परीक्षा का प्रश्न है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि भाई नंबर्स हैं, नो डाउट चीज टॉपिक सरल हैं, अलग अलग परीक्षाओं में कहां कहां पर कैसे कैसे प्रश्न बनकर के आए हैं, उनमें से प्रश्नों का सिलेक्शन करते हुए तो ये स्कूल लेक्चरर की परीक्षा का आपका प्रश्न है। देखिए क्या करना चाहिए, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक, इसका मतलब दोनों पर बार है इसलिए हर में 2 9, ऊपर पूरी संख्या 247 में से 2 घटाना। यहाँ पर भी वापस ध्यान दें, यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 2 अंक हैं और दोनों पर बार होने के कारण 2 9 लिखा जाएगा। ऊपर पूरी संख्या 353 में से बार से पहले वाला 3 कम हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों पर बार है इसलिए 2 9 आएगा, और यहाँ पर 5 माइनस उसके पहले 0। जब मैं इसको देखूंगा तो पोजीशन हमारी क्या है, 245/99 प्लस 350/99 प्लस 5/99, ठीक है ना। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है, 99 आपका एलसीएम हो गया। और ऊपर की ओर जब इसको देखूंगा तो ये जोड़ बाकी करते समय 245 350 और 5। चलिए देखते हैं हमारा परिणाम क्या बन रहा है। इनको सबको जोड़ने पर 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 4 और 2 6, 600/99। अब देखिए इस रूप में तो मेरा उत्तर है नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, इसमें भाग देना है। वही अशांत आवर्ती रूप क्या है उसको मुझे पहचानना है। तो जब 600 में मैं 99 का भाग देने की बात करूंगा तो अब इसको ध्यान देना सर, भाग बहुत अच्छे से जाएगा। यहाँ पर भाग जाएगा 6 बार, है ना। 6 नम 54, हासिल लगा 5, 54 और 5 59, पीछे रह गया सर 6। अब गौर करना, पहले लगाऊंगा पॉइंट लगाते ही केवल एक 0 पता लगा। 60 में 99 का भाग नहीं गया इसलिए भाग टूटने का 0, भाग टूटने के 0 के बाद दूसरा 0, फिर से भाग जाएगा आपका 6 बार, तो ये हो गया 594। फिर रहा 6। देखिए सर पॉइंट लग चुका है इसलिए एक 0 लगाना ही है मुझे, लेकिन 60 में 99 का भाग नहीं गया इसलिए भाग टूटने का 0 लगाने के बाद दूसरा 0 लगना है, ठीक है। फिर से भाग गया 6 बार, 594, और यही क्रम आपका चलता जा रहा है 6। तो पॉइंट के बाद में एक 0 तो है ही है सर, ये बात मान लें, लेकिन 60 में 99 का भाग नहीं जाने के कारण 0 लगाना, 0 लगाने के बाद भाग टूटने के बाद एक 0 लगाना, और फिर से वही 6 बार, ये वही 594। यानी इस प्रकार से ये क्रम आपका लगातार अनंत तक चलता रहेगा। तो ये रिजल्ट रहा आपका सर 6.060606 अप टू इन्फिनिटी, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 6.06 बार। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप क्या होगा। अनुपात रहित संख्या, देखिए अब आपको समझना है कि हमारा प्रश्न कहता क्या है। अनुपात रहित संख्या जो P अनुपात Q यानी P अनुपात Q P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके तो अनुपात रहित संख्या का मतलब है अपरिमेय संख्या। समझ गए बात को।
अब आपका प्रश्न कह रहा है अनुपात रहित संख्या यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, और आपने पढ़ा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। लेकिन अब देखिए 4 ऑप्शन में अशांत अनावर्ती भी नहीं दिया, यहां पर कहा है अंतरहित। देखिए अंतरहित का मतलब किससे बनकर के आया, अंतरहित का मतलब है अशांत, क्योंकि जिसका अंत हो गया वो तो हो गया शांत, और जो अंतरहित है वो अशांत। और यहां पर पुनरावृत्ति युक्त, पुनरावृत्ति युक्त का मतलब है आवर्ती, तो पहला जो आंसर कह रहा है वो अशांत आवर्ती की बात करता है, ऑप्शन नंबर 1। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 अशांत आवर्ती की बात कर रहा है, पुनरावृत्ति का मतलब आवर्ती है। अनंत युक्त, अंत युक्त, सॉरी अंत युक्त का मतलब क्या हो गया, ये रिजल्ट रहा आपका शांत, जिसका अंत हो गया वो शांत हो गया, तो अपरिमेय संख्याएं शांत भी नहीं होती है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखें, अंतरहित। अंतरहित का मतलब किससे हुआ, अशांत से हुआ, अंतरहित यानी अशांत। और पुनरावृत्ति रहित, पुनरावृत्ति भी नहीं है यानी अनावर्ती, क्योंकि पुनरावृत्ति हो तो वह आवर्ती है, और पुनरावृत्ति रहित का मतलब है अशांत अनावर्ती। हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 की घात 3, 3 की घात 14, 11 की घात 7 और 65 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, जब आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं, 11 की घात 7 और 65 की घात 4, देखिए सबसे पहला काम, जो आपका बेस है, जो आधार है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है सर, तो 6 को मुझे तोड़ना पड़ेगा 2 और 3 के गुणा के रूप में। 3 की घात 14 बिल्कुल ठीक है, 11 अभाज्य संख्या नहीं टूटेगा, लेकिन 65 टूटेगा 5 और 13 के गुणा के रूप में, यानी जो आधार है उसको आपको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, 65 को 5 और 13 का गुणा, 6 को 2 और 3 का गुणा, अलग अलग पावर्स लगाने पर 2 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 14, 11 की घात 7, 5 की घात 4 और 13 की घात 4, केवल और केवल अब सबकी पावर्स को आपको ऐड करना है, क्योंकि बेस जो है आपका अभाज्य संख्या हो गई है। और जब पावर्स को ऐड करेंगे तो अपने प्रश्न का आंसर क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो 3, 3, 14, 7, 4 और 4, बात समझ में आ गई। 3 + 3 14, 7, 4 और 4 के रूप में ये अभाज्य गुणनखंड रहे। तो 3 और 3 6, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 8 कितना हो गया 35। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य कथन होने की बात कर रहा है। तो योग संक्रिया का तत्समक अवयव 1 है। देखिए ये कथन आपका गलत हो गया, आपका प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सत्य है ना, तो ये कथन तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि योग संक्रिया की जहां एडिशन की बात होती है उसका तत्समक अवयव 0 होता है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, व्यक्लन संक्रिया, व्यक्लन का मतलब घटाने से है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। तो देखिए क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल योग और गुणन संक्रिया के लिए लागू होती है। व्यक्लन यानी कि व्यक्लन का मतलब घटाना और भाग संक्रिया, इन दोनों के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। तो अब आपका आंसर कथन ये भी असत्य हो गया सर, वापस ध्यान देना। -3/5 का गुणन प्रतिलोम 5/3 है। देखिए सर, गुणन प्रतिलोम में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को उलटने की बात करते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि माइनस की संख्या है 3/5 और उसके गुणन प्रतिलोम में उसको उल्टा भी कर दिया और चिन्ह भी बदल दिया। वापस से ध्यान देना, मैं अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, -3/5 का, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर 1 योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स की बात अगर करता हूं, एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम, तो उस स्थिति में केवल और केवल चिन्ह बदला जाता है, उसको उलटना नहीं होता है। और गुणन प्रतिलोम, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाती है तो उस संख्या को पलटा जाता है, उल्टा किया जाता है और उसके अंदर चिन्ह नहीं बदला जाता है, तो चिन्ह वही रहता है और संख्या को उल्टा जाता है।
लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है गुणन प्रतिलोम में चिन्ह बदल करके 5/3, तो ये कथन भी आपका असत्य है। तो इसका मतलब क्या है सर, कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी कथन सत्य है कि पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या, इसको आपको ध्यान रखना है। 22/7 परिमेय संख्या है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 121 से लेकर के 400 है ना, 121 से 400 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 121 टू 400। तो चलिए सर कैसे करने वाले हैं इसको, आपके दिमाग में आना चाहिए प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है? n गुणा n प्लस 1/2, ये प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। जब मैं 1 2 3 ऐसा करते हुए n तक की बात करूंगा, उनका योग n प्लस 1/2 के द्वारा दिया जाता है। अब ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, लेकिन हमारी शुरुआत यहां पर 121 से हो रही है, तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, लेकिन यही फॉर्मूला 2 बार लगने वाला है। 2 बार कैसे, उसको ध्यान देना। एक बार 400 n का मान लेते हुए, तो n का मान जब 400 लूंगा तो 400 प्लस 1 यानी 401 बटे में 2, 400 गुणा 400 प्लस 1/2। दोबारा चूंकि मेरी शुरुआत 121 से है, तो इसके पहले 1 से लेकर के 120 तक की जो भी संख्या हुई उसका योग मुझे घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब दोबारा जो n का मान होगा वो 121 से पहले वाली संख्या 120 रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? n का मान 120 और 1 जोड़ने पर 121/2 और ये घटाना है। वापस ध्यान देना, जब मैंने इस फॉर्मूले में n का मान 400 रखा, इसका मतलब ये निकल करके आया कि 1 से लेकर के 400 तक की संख्याओं का योग, और जब मैंने n का मान 120 रखा, इसका मतलब 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का योग। तो 1 से 400 तक के योग में से 1 से 120 तक की संख्याओं का योग कम कर दिया। जब 120 कम हो गया तो ऑटोमेटिक 121 से 400 तक का योग आ गया। चलिए सर 2 के पहाड़े से इसको काट लेता हूँ मैं 200 बार, 2 के पहाड़े से इसको काट लेता हूँ मैं 60 बार। जब मैं इसका गुणा करता हूँ तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रही, 80200 80,200 माइनस इसका गुणा करने पर 0, 6 एकम 6, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 और 1 7, और जब मैं घटाऊंगा तो 0, 6 4 10 हासिल 1, 3 और 9 12 हासिल 1, 8 2 10 हासिल 1। कैलकुलेशन जरूर देखें, 72,940 ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं और ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा समूह सह अभाज्य संख्याओं का समूह है? ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं सह अभाज्य संख्याओं के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी दो संख्याओं का समूह होता है जिसका HCF 1 के बराबर होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें कॉमन फैक्टर 1 बनता है, तो वे संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो चलिए अब 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करना है मुझे। ऑप्शन नंबर ए में 85 को 204 को चेक करना है। 85 के जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 5 का भाग जाएगा, 17 और 17 नहीं टूटेगा। देखिए 204 में मौखिक कर रहा हूं, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, जब 2 का भाग गया तो पीछे रहा भाग देने के बाद 102, 102 में फिर 2 का भाग गया, 102 का आधा हो गया 51, 51 में अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा और पीछे रह गया 17। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यहां पर 17 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या है उसका HCF कितना बन गया? 17। और जब HCF 17 बन गया तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बनता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दें, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करता हूं, 66 और 143 के बारे में। चलिए देखते हैं सर, 66 के लिए 2 का भाग जाएगा, 33 आया, 33 में 3 का भाग गया, 11 आया, गुणनखंड करने पर 2 3 11। 143 की बात करता हूं, 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 4 3 7 और 1 8, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भाग जरूर जाएगा, तो 11 का भाग गया, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी 13 बार, 13 और 11 का गुणा 143 है। और जब आप इसको देख रहे हैं तो यहां पर भी HCF यानी कॉमन पार्ट के रूप में क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर HCF 11 बन रहा है तो यह भी सह अभाज्य या सापेक्ष अभाज्य, इसको आप कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ये भी आपका समूह नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, 114 और 119। 114 के बारे में बात करेंगे तो 2 का भाग जाने पर कितना आएगा? 57, 57, 114 का आधा,
57 में अब भाग जाएगा 3 का, पीछे रह जाएगा 19। ठीक है, तो 2 3 19, ये अभाज्य गुणनखंड मैंने कर लिया, मैंने मौखिक किया, आप चाहें तो रफ में कर लें। 119 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है सर, 3 का भाग नहीं जाता है, 5 का नहीं गया, 7 का भाग जाता है। जब 7 का भाग जाएगा तो पीछे 7 एकम 7, 7 7 49, 17 ये आएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर 2 3 और 19 है, यहाँ पर 7 और 17 है, इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 है। तो यही मेरे प्रश्न का उत्तर है, सहअभाज्य संख्याओं का समूह, ऑप्शन नंबर सी है। इसी क्रम में आप ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करना चाहें, वैसे तो उत्तर मेरा आ गया, जब आप ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो 3 बार करना होता है, अगर ऑप्शन सी नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर ऑप्शन डी के अंदर आ जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर आज अभी इसको चेक करना चाहें तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें एचसीएफ जो है वो 7 बन करके आएगा। देखो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, परीक्षा में मत करना। यहाँ पर 2 का भाग गया तो 56 हो गया, 56 में 2 का भाग देने पर 56 का आधा 28 हो गया, 28 में 2 का भाग देने पर 14 हो गया, 14 में 2 का भाग देने पर 7 हो गया, यानी 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56 दूना 112। और 35 की जब बात करूंगा तो 5 गुना 7, और यहाँ पर देखें तो ये 7 जो है आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन करके आ रहा है, और जब एचसीएफ 7 है तो इसका मतलब ये भी आपका सहअभाज्य संख्याओं का समूह नहीं है। तो चलिए सर, आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने प्रश्न हल किए हैं भाई आसान प्रश्न थे, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में, जैसा मैंने आपको कहा कि कई परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न हमारे बन करके आए थे। ठीक है, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इस प्रकार के संख्याओं पर आधारित हमारे हल्के फुल्के प्रश्न संभव हैं। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बने रहेंगे आप आगे भी साथ में। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।